बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जफर अली शाह साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में आगाज़ इसी बात से करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस तबसरे पर पूरा उतरते हैं कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत नहीं बादशाहत कायम है। नवाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म होते हुए एक बार फिर से पार्टी के सरबराह बन चुके हैं। ये कैसी जमहूरियत है जहां पर मद्दे मुकाबिल कोई भी शख्स सामने नहीं आता है। सेनेट की फाइनेंस कमेटी का आज इजलास था, जिसमें बड़े अहम इंकशाफात भी किए गए। कुछ सेनेटर्स की जानिब से ये भी कहा गया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चंद बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके मालिकान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कवानीन में तब्दीली की है। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे इस सेगमेंट में और उनसे पूछेंगे कि फ़ायदा हासिल करने वाली हाउसिंग सोसाइटी के कौन से ऐसे मालिकान हैं जिन तक ये फ़ायदा बराह रास्त या फिर बिलवास्ता तरीके से पहुंचाया जा रहा है। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि किस तरह से वॉकएंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए 1997 में जो कर्ज़ हसना दिया था उसे 20 साल के बाद वापस ले लिया है। आमिर साहब, कल भी इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से हमने बात की, आज भी हमने देखा वज़ीर आज़म बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। समझते हैं कि वाकई इस मुल्क में डेमोक्रेसी है या फिर बादशाहत है? लग नहीं रहा। ये पाकिस्तान में ये एक किस्म का क्लीशे बनता जा रहा है कि ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि जिस मुल्क में शहनशाहत है, बादशाहत है, मगर कोई वो कहते हैं ना कि टोटल डिसरिगार्ड ऑफ पब्लिक ओपिनियन के अवामी राय की आप कोई परवाह ना करें और करते जाएं वही काम। तो ये करती जा रही है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कि वही लोग दोबारा पार्टी के अंदर रखी जा रहे हैं। मतलब इनको कौन रोकता था कि ये देख के कल भी हमने इस पे तनकीद की और चैनल्स भी, सारे चैनल्स का आज यही मौजूद था। तो इनको कौन रोकता था कि ये कहता है कि यार जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं कम अज़ कम उनको पार्टी से अलहदा कर दें। कोई चेक आ जाता है कि एक जो पार्टी चला रहे हैं वो और लोग हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो हैं वो और लोग हैं, ताकि पहले ही आप देखें ना। क्यों कहते हैं हम? इसलिए कहते हैं कि कैबिनेट के लोगों पे आगे इल्ज़ाम है कि वो पार्लियामान में नहीं आते। वो कहते हैं हम बिजी बड़े हैं, आगे ही अपनी वजारतों में वो काम नहीं कर रहे हैं, साथ में उनको एडिशनल पार्टी के ओहदे भी दे देते हैं आप। तो फिर कहाँ से काम चलता है? और बुनियादी तौर पे इसके पीछे वो एक सोच है, एक मेंटालिटी है कि जी आपने हर चीज़ कंट्रोल में रखनी है। एक इनसिक्योरिटी है कि वो 58 2B के ज़माने की, कि जब ये लोग तोड़ के उधर ले जाया जाता था ना, उस ज़माने की बात है जब कवानीन डिफरेंट थी। अब भाई ऐसे कानून हैं कि पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो उस पार्टी का ओनर है, वो मालिक है, वो बेचारा मेंबर हिले नहीं सकता। ऐसे कवानीन बन गए हैं। तो उसके बाद ये मैं समझता हूँ कि ये इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मगर वो नहीं हुई है। पर इसके लिए हम आज बात करेंगे दूसरे सेगमेंट में। जफर अली शाह साहब हमारे साथ हैं। मैं दो एक और चीज़ों पर आज प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है ना उस पर बात करना चाहूँगा। हम ये इतराज़ करते रहते हैं हमेशा कि वो या तो वो तकरीर अपने लिखने वाले बदल लें या कम अज़ कम फिल्बदी भी जो करते हैं उसके थोड़ा सा सोचना चाहिए। पहली बात तो ये कि उनकी बॉडी लैंग्वेज आज डिफरेंट थी। आज वो बड़े जो है ना जारहाना एग्रेसिव स्टाइल था। वो वज़ीर आज़म के ओहदे से हट के बात कर रहे हो? नहीं, उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि जी मैं पहले बहुत ज़्यादा इतना खुश नहीं नज़र आता, स्माइल नहीं नजर, मैं मसरूफ़ बड़ा था ये वो, मगर आज वो एग्रेसिव थे। तो अच्छी बात है, एग्रेसिव होना चाहिए, मगर मुझे उससे अंदेशा ये है कि एग्रेसिव वो उस वक्त हुए में हैं कि जब ये 2 नवंबर का जो PTI की रैली है वो अनाउंस कर दी गई है। और ऐसे मौके पे वो नज़र आ रहा था कि उनके इर्द गिर्द जो मशीरान हैं उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब शेर बनो, कि वो थक गए हैं कि ये PTI के इससे। और ये हम कहते रहते हैं कि वो धरने से पिछली साल इसलिए बच गए थे कि उन्होंने बड़ा सुकून दिखाया, रिस्ट्रेंट दिखाया और प्रवोक नहीं हुए। मगर इस दफ़ा जो बॉडी लैंग्वेज लगती है कि नहीं जनाब ये, तो उससे मुझे लगता है कि हालात ख़राब हो सकते हैं। PTI की पता नहीं स्ट्रेटजी, उसको एक अलग बात है, मगर इनकी जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि अब वो कहते हैं कि जनाब बहुत हो गई, बहुत मजाक हो गया, हमने इसको सख्ती से डील करना। बॉडी लैंग्वेज से कम ये लग रहा है। दूसरा, मुझे कोई कोर्स करेक्शन नहीं नज़र आ रही कि ये जो मशीरान हैं वो प्राइम मिनिस्टर उनके नरगे में है। और ये माफ़ कीजिएगा, जो मशीरान है ना ये बहुत ही चापलूस किस्म के हैं। ये मैं सख्त इल्ज़ाम इसलिए लगा रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक छोटा सा वाक़या है मगर वो अक्कासी करता है 2 जुमले उनके कि उन्होंने आलू का रेट आज बताया। उन्होंने कहा जी वो मुझे बताया गया है कि 2013 में 80 रुपए का था
और अभी वो जो है ना 25-30। उन्होंने कहा मुझे तो एक्चुअली मेरे यहाँ मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा 20 रुपए का है किलो आलू, 20 रुपए 20 रुपए का, मगर मैंने जो है खुद ही 5 रुपए बढ़ा दिए आपके लिए, जो है ना आप 25 का कर दिया। मेरा इत्तेफाकन जब ये स्पीच चल रही थी तो मेरा घर में मुलाजिम है, उसने मुझे फ़ौरन टोका, उसने कहा जनाब ये प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत इन्फॉर्म किया है, ये 60 रुपए का किलो मैं आलू आज ही लेके आया हूँ, ये पता नहीं कहाँ से आलू लेते हैं, यहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 50-60 का रेट चल रहा है। जो बात मेरे मुलाजिम को घर में पता है वो प्राइम मिनिस्टर के मशीरान और इस लेवल पे वो लाइव तो शायद पीटीवी तकरीर चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर के इनको फैक्ट चेकिंग करनी चाहिए किस तरह की बातें करते हैं। मगर सिर्फ ये आलू का रेट नहीं है, ये एक उनके इसकी मूड की और उनकी खराबी की, मशीरान की, एक वो चापलूसी के कल्चर की अक्कासी करता है कि ये लोग वो जिस तरह पहले वो मैंने कहा ना कि आजकल ये जो वो उनकी बातों में बार बार आ रहा था कि हमने इकोनॉमी के लिए ये कर दिया, हमने वो कमाल कर दिया, कि जनाब वो गैस बिजली के ऊपर बड़ी दाद ले रहे थे। और बिजली वो चीज़ें जो लोग बड़े तंग आए हुए हैं लोड शेडिंग से, और वो जो वादा किया गया था 6 महीने, साल का 3.5-4 साल हो गए फिर दाद लेते हैं। ये कल परसों जो है 36% जो है गैस के रेट बढ़े हैं इंडस्ट्री के लिए, और 14% बढ़ गए हैं आम आदमी के लिए। 1-2 दिन पहले आपने रेट बढ़ाए हैं और फिर आप दाद भी ले रहे हैं। तो मुझे वो उनके जो मशीरान है ना कि ये नज़र आए कि जनाब काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें दुरुस्त करनी है वो सोच नज़र नहीं आ रही। वो फंसे हुए हैं कि इसी तरह ही घसीटना है, अवाम जो मर्जी कहती रहे, मीडिया जो मर्जी कहता रहे, मगर वो एक अपने नरगों में चापलूसी के एक नरगे में है जो उनके आलू का रेट जो है ना 60 रुपए का आलू का रेट 20 रुपए बताता है, 5 रुपए ऊपर कर दिया। क्लासेस साहब, जिस तरह से मुशीरान के हवाले से सख्त अल्फाज आमिर साहब ने इस्तेमाल किए, उस पर आपकी एक तो राय जानना चाहूंगी। दूसरा, जो बिहेवियर था वज़ीर आज़म का, यकीन तौर पे पार्टी सरबराह का ऐसा ही बिहेवियर होता है, वज़ीर आज़म के ओहदे से हट के उन्होंने आज बात की। मुझे याद आ रही है मियाँ नवाज शरीफ साहब की 1993 की स्पीच, जब इनकी लड़ाई हो गई थी गुलाम इसहाक खान से, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। यस एग्जैक्टली। मियाँ साहब जब भी इस तरह की मुश्किल सूरत हाल में आते हैं तो मेरे जैसे जो तबलची हैं, ड्रम बीटर्स हैं, मेरे जैसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो मियाँ साहब को ये बात कहते हैं कि मियाँ साहब डट जाओ, कड़ाके निकाल दो। और मियाँ साहब के कड़ाके निकाल के जिसने अल्फाज कहे थे ना, जिस साहब ने, कि मियाँ साहब कड़ाके काट दो, अच्छा। वो बाद में जनरल मुशर्रफ के बड़े करीबी उनके साथी भी बने, उनके दोस्त भी बने, उनके लिए उन्होंने 5-6 साल उन्होंने काम भी किया, उनको हेल्प भी की। जो मियाँ साहब को कहा मियाँ साहब कड़ाके काट दो तुसी, ये मशहूर ज़माना साहब हैं, सब समझ रहे होंगे मैं किन के बारे में कह रहा हूँ। सो वो जो उनसे कड़ाके निकलवाते हैं, फिर मियाँ साहब को हथकड़ियाँ भी वही लगवाते हैं, इनको जद्दा भी भिजवाते हैं। नया सीजर जो आता है इस मुल्क पे हुकूमत करता है, जाके उस सीजर की उंगली को चूमते भी हैं, उसका जाके एलिजेंस भी लेते हैं, ओथ भी लेते हैं, वफादारी भी ज़ाहिर करते हैं, और फिर उनका तबला बजाते रहते हैं और उन्हीं का कहते रहते हैं जी कि मियाँ साहब हमें धोखा दे के गए थे, हमने तो धोखा नहीं दिया। वो साहब आजकल फिर वैसे मियाँ साहब की जो गुड बुक्स में है, अभी हमने उनको अमेरिका भेजा हुआ था, जय मसला कश्मीर आप लड़े, वहाँ पे वो कश्मीर की जंग लड़े हैं, सबको पता चल गया। ठीक है जी, कि वो साहब हैं जो कड़ाके निकलवाते थे, कड़ाके निकलवा के जनरल मुशर्रफ के उनको दबा दबू रहे थे कि जनरल साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो लगता है कि उनकी जगह को मियाँ साहब के एक और के मुशीर आ गए जो मियाँ साहब को ये वही मशवरा दे रहे मियाँ साहब कड़ाके कर दो। मियाँ साहब जब भी इस तरह कड़ाके वाली ये तकरीर करते हैं ना, तो कुछ दिनों बाद इनका अपना कड़ाका निकल जाता है। मुझे तो खतरा लग रहा है सर इस आज वाली तकरीर के बाद। कह दिया था कि खतरा मैं फिर कह रहा हूँ, मतलब फिर मैं कह रहा हूँ कि मियाँ साहब जिस तरह की तकरीर फरमा रहे हैं, जो आमिर ने बात की बड़ी वाइज बात की, लेकिन ऐसे लोगों को आप करीब नहीं आने देते ना। वहाँ पे तो एक वहाँ पे अकबर बादशाह का नवरत्न है, कोई बादशाह का दरबार है, वहाँ से बढ़ चढ़ कर ये खुशामद की जाती है। और मुझे याद आ रहा है एक वाक़या है, उसमें ज़फ़र अली शाह साहब से रिलेटेड ही है, उनको हमें थोड़ी देर बाद लाइन पे भी लेना है। ज़फ़र अली शाह साहब जो है वो हमारी तरह ब्लंट आदमी है, इसलिए अपनी पार्टी में एक्सेप्ट नहीं होते। उनको किसी ने कहा कि जनाब आप भी थोड़ी सी मियाँ साहब की कोई थोड़ी सी नहीं तारीफ कर लिया करें। उन्होंने एक दफ़ा तारीफ कर दी मियाँ साहब की मेरे जैसे दोस्तों के कहने पे, जो अगले बैठे हुए तो उन्होंने ऐसी तारीफ की तो फिर शाह साहब शर्मिंदा हो गए कि यार इससे ज़्यादा तो मैं बात नहीं कर सकता जितनी इन साहब ने कर दी है। सो ये जो मियाँ साहब के अपने दरबारी हैं, नवरत्न हैं, वो अगर उनके कड़ाके कटवाने के मूड में आ गए तो मियाँ साहब उनके ट्राइब में ना आए, वो बेहतर होगा। अगेन जो उनकी तकरीर है वो ठीक है कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी जज्बाती है, नारों पे खड़ी हो जाती है, बल्ले बल्ले वाह जी क्या बात है, शेर तो बच्चा सी लड़ गया जनाब, वो टक्कर गया जी, ये हमारा स्टाइल, वो टक्कर गया जी। बहुत हो गई, बस काफी है, शेर बनो, बस वो शेर बन रहे हैं। आज उन्होंने शेर बनने का मुजाहरा फरमाया है।
हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे 2-4 चीज़ों पे है। आज उन्होंने आलू का रेट तो बताया है, मगर समझ नहीं आ रही कहा साहब कि आलू का क्यों, सब्जियां या आलू की एक सीपीआई इंडेक्स होती है। आलू जो है वो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक लफ्ज़ है, इसलिए आलू का रेट उन्होंने बताया है। मैं इस पे जा रहा हूँ, ये जो उसमें उन्होंने आज आलू का रेट बताया है, ज़राअत का रेट उनको किसी ने बताया कि हिज एक्सीलेंसी आपके 3 सालों में एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान का 60-70% है वो आपका -0.19 हो गया है। कौन जिसारत करेगा ये बताने? कोई खुशामदी मेरे जैसा, कोई तबलची मेरे जैसा, मैं अपना बात कर रहा हूँ, कोई ढोलची मेरे जैसा, जरा मियाँ साहब के कान में उसने ये बात डाली कि मियाँ साहब इस साल आपके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का डिजास्टर हुआ है कि ये कभी भी उसमें नेगेटिव में नहीं गई, लेकिन इनके दौर में आपके दौर में ये नेगेटिव में गई। आपके दौर में किसानों को पीटा गया पंजाब में, उन पर मुकदमे हुए, 6 दफ़ा वो आके लाहौर की सड़कों पे आके मुजाहरे कर चुके। किसी ने ये मियाँ साहब की बातें बताई हैं। अगेन कमिंग टू इस पॉइंट पे, मतलब थोड़ा सा भी ये लोग ड्रामा नहीं कर, थोड़ी सी फेकिंग कर लें। वो मुझे उसकी अल पचीनो की फिल्म याद आ रही, द रिक्रूट। एक बंदा पादरी के पास गया तो उसको कहता है कि फादर आई एम ए सिनर, आई वॉन्ट टू मेक ए कन्फेशन, देन माई सन मेक इट। तो आगे बंदा कहता है कि ना फादर देयर इज वन प्रॉब्लम। उसने कहा व्हाट? तो कहता है डोंट बिलीव इन गॉड। तो पादरी उसको जवाब देते देन फेक इट, कि फेक करो, फिर अगर खुदा ने 2 लम्हे के लिए फेक करो और फिर जाओ तुम कन्फेशन करो। मियाँ साहब और ये जो लोग जो हैं ये वक्ती तौर पर ये फिल्म देखें अल पचीनो की द रिक्रूट, मतलब फेकिंग को सीखें कि ड्रामे आके कैसे किए जाते हैं, चीज़ों को फेक कैसे किया जाता है। इन्होंने फेक करने के लिए जो आज सदारती इलेक्शन हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के हम थोड़ी सी उसकी हम कवर लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अजाब नाजिल हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पे तो इनकी नहीं चलती। चीफ जस्टिस जमाली साहब ने जो अल्फाज कहे हैं कि ये तो बादशाहत है, बादशाहत और क्या होती है? आप मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं, पार्टी के सरबराह भी हैं। आपने ड्रामा करना था, अब्दुल कादिर बलोच के कागजात नामजदगी दाखिल कराए गए, दाखिल कराने के बाद मुस्तरद कर दिया गया और मियाँ साहब बिला मुकाबला हो गए, बल्ले 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 तालियां बजाएं, ढोल बजाएं, झुमरे मारे हमारी। मतलब ये अब इसको मुझे बताएं आमिर, हमें जो कहा जाता है कि आप लोग जमहूरियत पे बात ना करें, ये जमहूरियत है? ये आप इसको जमहूरियत कहेंगे कि आपकी पार्टी जो है, आप में से एक बंदे में भी इतनी अखलाक की जरूरत नहीं है। ये नवाज लीग वाले बड़े, मैं इनको सुनता रहता हूँ टीवियों पे, इमरान खान पे हमले, मेरे पे हमले, आप पे हमले, दुनिया भर पे हमले। थोड़े सा कुछ तारीफों के कोई तकरीर तनकीदी कर लें, एक आज इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं कि हालात मैं दानियाल अजीज चौधरी से पूछना चाहता हूँ, हजूर वैसे तो आप सारा दिन हमारी समा खराशी फरमाते रहते हैं, जरूरत होती तो आज नवाज शरीफ के खिलाफ कागज दाखिल करवा देते ना। वापस आते हैं तलाल चौधरी साहब किसी से नहीं संभाले जाते, हजूर जरा जुरत दिखाते, बड़े चौधरी बनते हैं, आज नवाज शरीफ के खिलाफ कागज जमा करवा देते कि मैं सदारत का इलेक्शन सिंबॉलिकली। जवेद हाशमी जैसे भी थे, जवेद हाशमी जो थे, जब वो थे उन्होंने जाके कागजात जमा करे, उस वक्त बहुत बड़ी बहस हो गई थी, इतनी बड़ी बगावत बादशाह सलामत के खिलाफ कर दी गई है कि आपने कागज जमा करवा दिए। जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं ये खुद लोग हैं। जब आप फेकिंग भी नहीं करेंगे, अब्दुल कादिर बलोच के कागजात नामजदगी भी आप उनको मुस्तरद करवा देंगे, ये ड्रामा करवाएंगे। आज के दौर में जहां पे 60-70 चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, लोग पॉलिटिकली अवेयर हो चुके हैं, आप ये ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ। आपकी इतला के लिए वो देख रहे हैं, अल पचीनो की नहीं मौला जट देख रहे हैं, और उसका एक डायलॉग जो है ना कि मौले नु मौलाना मारे थे, मौला नहीं मरता, उसकी उस पे बाकायदा जो है ना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। छोटे से ब्रेक लेके जब आमिर साहब आएंगे तो चूंकि जफर अली शाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, इस मुल्क की जमहूरियत या बादशाहत है, इस हवाले से तुम बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की नाराजगी कोई मोल नहीं ले सकता, जैसे क्लासा साहब कह चुके हैं। ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहकर। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जफर अली शाह साहब इस वक्त हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब ब्रेक पर जा रहे थे तो मौला जट के हवाले से आमिर साहब ने एक कमेंट दे दिया, तो मियाँ साहब को मौला जट छोड़ देनी चाहिए, माजी से आगे बढ़ जाना चाहिए, हालिया मौजू पर मूवीज देखनी चाहिए। जफर अली शाह साहब हमारे साथ हैं, जफर अली शाह साहब को मैं एक तारुफ करवा दूँ। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले गए थे, उससे पहले भी बाद में भी, और उस दौर का मुझे याद, जफर अली शाह साहब उन पार्टी के लॉयलिस्ट में से हैं जिन्होंने बड़ा सफ़र किया है और जनरल मुशर्रफ के दौर में किया है। नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे, इन पे नैब के मुकदमे हुए, इनके घरों के बाथरूम के उन्होंने जाके टॉयलेट्स की भी उन्होंने पैमाइश की कि ये जनाब ये टॉयलेट आपका इतना बड़ा क्यों है, छोटा क्यों है, ये आपने टाइल कहाँ से ली थी, इन पर भी अच्छा खासा दबाव रहा। लेकिन मेरा ख्याल है शाह साहब जो हैं
वो उनके साथ रहे, पार्टी के साथ मुश्किल उसमें रहे। लिहाजा आज हमने इनको तकलीफ़ उनको शाह साहब को दी है कि ज़रा आप हमें बताएं कि जिस जमहूरियत के लिए इन्होंने जद्दोजहद की थी, तो क्या वाकई आज के दिन जब नवाज शरीफ साहब जो हैं बिला मुकाबला पार्टी के सदर मुंतखब हो गए, तो इन्हें उसके जनरल मुशर्रफ में और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क लगता है? इनसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। तो शाह साहब, मैं आपसे मैं सीधे सवाल पूछ लेता हूँ सर। आपकी जद्दोजहद को सलाम है, मैं ज़ाती तौर पर विटनेस हूँ कि आपने कितनी मुश्किलात देखी, आपने मसाइल देखे, जनरल मुशर्रफ ने आपको अच्छा खासा तंग किया, आप डटे रहे। आज के दिन आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्टी के सरबराह भी बन गए हैं। एक उनके अगेंस्ट एक बेचारे बलोच अब्दुल कादिर बलोच ने जुर्रत की थी, जो वो ड्रामा होगा कि कागजात उन्हें दाखिल कराए, उन्होंने मुस्तरद हुए। आपको लगता है कि जनरल मुशर्रफ की अमरीत में और नवाज शरीफ की जमहूरियत में कोई फ़र्क है? खलासा साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब ने मुझे कमेंट्स के लिए चुना, क्योंकि हमें भी बड़ी बीमारी है जमहूरी निज़ाम के लिए और जमहूरियत के लिए, और इसके लिए बहुत कुछ करते रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आज के इंतखाब के बारे में आपने बात की, मैं इससे पहले भी पब्लिकली भी ये कह चुका हूँ टीवी पे कि हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास, जो कि अदरवाइज 2-3 महीने के बाद होना चाहिए, तो 10 तारीख को, इसी महीने के 10 तारीख को 4 साल के बाद सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। 4 साल? और जी 4 साल पहले इलेक्शन हुए थे, तो 4 साल बाद ये इजलास हुआ। जी। और उस 4 साल के बाद होने वाले इलेक्शन, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जब ऐलान हुआ, हम बड़े खुश हुए, चलो कोई अपना अब इजलास तो हुआ पार्टी के पॉलिसी साल अदारे का। तो उसमें खैर 12 एक रेजोल्यूशन भी हुए, और उसमें जो बड़ी बात हुई वो इलेक्शन के बारे में शेड्यूल दिया गया, जो जिस इलेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं कि आज इलेक्शन हुआ मकसद, तो इस इलेक्शन का वो बनाया गया, इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया। तो बाद में अखबार में नजर मेरी पड़ी कि वो लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अब आपको सिंबल नहीं देंगे जब तक आपका इंतखाब नहीं होगा, आपकी पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होगा। तो वो समझ लगी कि अच्छा, बैंक ये समझाता है शायद कोई डेमोक्रेटिक प्रेस है, डेमोक्रेटिक के जो उन पर कोई प्रेशर है, तो उसलिए वो पार्टी का इंतखाब जो है करा रहे हैं, बुला रहे हैं। लेकिन पता ये चला कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, वो उसके प्रेशर के तहत और उनके कहने पर और उनके एतराज पर कि आपको सिंबल नहीं मिलेगा अगर आप इंतखाब नहीं कराएंगे। तो बहरहाल शुक्र है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ और इंतखाब हुआ, और जैसे इंतखाब हुए वो तो आपके सामने है। कनासा साहब, इस मुल्क की बदकिस्मती है, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, यहाँ पर हर जमात और बिल्कुल बड़ी जमातें जो है, पॉपुलर जमातें हैं, उन्होंने तो बिल्कुल अंदर ये ठेका बना लिया है कि ये अब जिस तरह एक दादे की या बाप की जमीन की या मकान की मलकियत जो है उसकी औलाद वो इनहेरिट करती है, शायद इसी तरह सियासत भी इनहेरिट होगी और वो दादे और बाप की जो है वो नीचे जाएगी, इनहेरिट करेगी। तो बहरहाल हम देख रहे हैं ये तमाशा। आपका सवाल असल जो था, मैं उससे हट गया हूँ। आपका सवाल था ये कि जनरल मुशर्रफ साहब के और अब जनाब मियां नवाज शरीफ उनके रेफरेंडम में और इस इलेक्शन में क्या फर्क है? रेफरेंडम के मैं समझता हूँ रेफरेंडम और इस इलेक्शन में कोई 19-20 का ही फर्क है। कोई बड़ा फर्क नहीं है, यानी बिल्कुल 19-20 का, उसको 19 कह लें, इसको 20, या इनको 20 कह लें, उनको 19 कह लें। तो ये तो है जमहूरी। अब तो हमें सच्ची बात है कनासा साहब, शर्म आता है जमहूरी बात करने का भी और पब्लिक के सामने जाते की भी कि हम क्या करते रहे। और आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा था कि आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन ये था कि जनरल मुशर्रफ साहब के और मियां नवाज शरीफ साहब के की जमहूरियत में क्या फर्क है। मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं, कि चूंकि जनरल मुशर्रफ साहब का वज़ीर कानून भी जनाब मियां ज़ैद अहमद साहब हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के भी लॉ मिनिस्टर मियां ज़ैद अहमद साहब हैं। तो क्या जवाब निकला इसका? जवाब इसका यही है कि कोई फर्क नहीं है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अगर आप मेरे इजाज़त दें, क्योंकि मैं शाह साहब को बड़ा
मैं 1999 से ऑनवर्ड मेरा इनके साथ एक ताल्लुक़ रहा है। मैंने ज़रा ज़ाती तौर पर शाह साहब को तकलीफ़ों में देखा है जनाब मुशर्रफ के हाथों। इवन बेनज़ीर भुट्टो और जो इनका अलायंस करवा रहे थे, इनके ज़रिए नवाबज़ादा नसरुल्लाह के ज़रिए करवा रहे थे, ये जाके दुबई में जाके बेनज़ीर भुट्टो को कैल करने में कि आप नवाज शरीफ के साथ मिल जाएँ, माजी को भूल जाएँ, उसमें इन ज़फ़र अली शाह साहब का बड़ा हाथ है। तो ज़फ़र अली शाह की ये गुफ्तगू करना मेरे लिए एक थोड़ा सा एक शाह साहब मेरा दिल भी दुख रहा है कि मैंने आपको ना इस जमहूरियत के लिए ज़ाती तौर पर स्ट्रगल करते देखा है, आपके ख़ानदान को मुश्किल में देखा है। आप मेरा ख्याल है नवाज लीग के लीडर्स में से हैं जिन पे 1 रुपए की करप्शन का भी इल्ज़ाम नहीं लग सकता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जितनी आपने स्ट्रगल की मुशर्रफ दौर में, आपने उसकी कीमत भी अदा की, मुझे ज़ाती तौर पर पता है, आप टीवी पे नहीं बताएंगे, आपको अफसोस होता है कि गलत किया था, कोई फ़ायदा नहीं था। अगर यही बादशाह जो है, अगर आपकी पार्टी के अंदर से फिर बादशाह सलामत ने जन्म लेना था, तो आपके वो साल, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, बीबी से डलाग, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान की मिन्नतें तरले, आपके घर पे पार्टीज़ के इजलास, आपका उनको खाने, चाय, पानी, बिस्कुट, सहाफ़ियों को इकट्ठा करना यूजलेस था। आपको कोई इस पर अफसोस होता है कि आपने अपने कीमती साल ज़ाय किए इन लोगों के लिए? रफा साहब, ये अफसोस तो मैं नहीं कह सकता, चूंकि मुझे बल्कि इस बात का फख्र है कि मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान का वो पॉलिटिकल वर्कर हूं जो कि मैं अर्ज करता हूं आपका क्लासा साहब कि मुझे तो इस बात पर फख्र है, अफसोस नहीं है जनरल मुशर्रफ के दौर की मुखालफत करने या उनकी अमरियत की मुखालफत करने के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान का वो सियासी वर्कर हूं जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अलग उठाकर कह सकता हूं, और तारीख बताएगी कि जनाब अयूब खान से के मार्शल लॉ से लेकर मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ तक कभी 1 इंच और 1 मिनट भी कभी उनकी हमायत नहीं की। इसलिए मुझे मार्शल लॉ की मुखालफत करने का या उस दौर की मुसीबतें उठाने का मुझे कतई कोई अफसोस नहीं, बल्कि फख्र है। उल्टा अफसोस सिर्फ ये इस बात का आता है कि ये डेमोक्रेटिक अंदाज में जब पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल सिस्टम को और पॉलिटिकल प्रेस को, पॉलिटिकल फिलॉसफी को शिकस्त देते हैं या उससे इनराज करते हैं, वो उस वक्त दिल दुखता है कि ये क्या हो रहा है। यानी डेमोक्रेटिक फिलॉसफी क्या है, और उसके और तमाम जमातों में, सिर्फ एक हमारी जमात में नहीं, सच्ची बात है, पता नहीं शायद मेरी जमात को बुरी लगे, तमाम जमातों में यही हाल है। आप अंदाजा लगाएं, उधर पाकिस्तान पीपल पार्टी है, ठीक है, अभी परसों उन्होंने बड़ी रैली निकाली है, ये वो, कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और कहाँ जनाब बिलावल साहब, लेकिन पीछे लगी हुई है बड़े बड़े 80-80, 90-90 साल के लीडर जो हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं। डेमोक्रेसी वाली बात कतई कोई नहीं है, वो मुझे नजर आती है, और आइंदा भी पता नहीं क्या होगा, इस मुल्क के साथ क्या हालात होंगे और क्या नहीं होंगे। तो मैं शाह साहब आपको सलाम पहले तो पेश करता हूँ इतनी सच्ची बातें करने पे, और मुझे नज़र भी आता है कि आपके साथ जो पार्टी में जिस तरह इग्नोर किया जाता है, आपको सेनेटरशिप के हवाले से, फिर यहाँ पे मेयर के इलेक्शन हुए, तो कंसिस्टेंटली वो जो आपको ख़ास तौर पे वो इस तरह के सच बोलने वालों पे हैं। और आज नज़र आया कि इंसान सोचता है कि इंटरनल पार्टी की मीटिंग होती है, उसमें कोई इंट्रोस्पेक्शन तो होती है, पूरी पार्टी में से 2-4 लोग होते हैं जो कह सकें कि जनाब ये कुछ हमारे से गलतियां भी हैं, या कुछ हमने गलत भी किया है, इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए, कोई वो है ही नहीं है। और मैं ये सोच रहा था, ये आलू की एक मिसाल दे रहा था, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम सबको पता है कि ये जो महंगाई है आजकल कम, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस हुकूमत की खुशकिस्मती थी कि तेल की कीमत जो है जब ये आए 120 से $25-30 बैरल तक गई, आजकल $56 है, तो वो आधी कीमत होने की वजह से एक फ़र्क पड़ा। मगर ठीक है, आप क्रेडिट ले सकते हैं, मगर मैं सोच रहा था कि कौन से मशीर हैं कि जिनसे आलू की कीमत पूछी जाए और वो 60 रुपये को 20 रुपये बताएं। और मैं सोच रहा था कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, उन मशीरों से अगर सिक्योरिटी का कोई पूछ लिया जाए, लेट्स से कि इंडिया के साथ जंग का मसला आ जाए, तो ये तो हमें मरवा देंगे इस तरह के मशीर। ज़फ़र अली शाह साहब आपकी तरफ आएंगे। सर हम आएंगे अभी एक छोटी सी ब्रेक का, चूंकि वक्त हो गया। आमिर साहब ने जो एक क्वेश्चन छोड़ दिया मुशीरान के हवाले से, जो वज़ीर-ए-आज़म के इर्द-गिर्द जमा है, जो उन्हें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के हवाले से अपडेट करते हैं, इसका जवाब हम हासिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद है। लेकिन आमिर साहब, एक जो सवाल आप उनके लिए छोड़ के गए थे, आपने अंदर ही बात कर दी कि खुदा न ख्वास्ता कल को कोई अगर मुश्किल सूरत हाल में पेश आती है, ये मुशीरान होंगे, यही वज़ीर आज़म होंगे, शायद अमल भी ऐसा ही हो जो आज हमने देखा। नहीं, बड़ी ये मैंने कहा ये कहने को छोटा सा वाक़या, मगर प्राइम मिनिस्टर जब बोलते हैं तो वो एक मजाक नहीं होता, उनका कुछ भी कहना एक कमिटमेंट होती है। और वो किसी जलसे में फॉर एग्जांपल अनाउंस कर देंगे इतने पैसे दिए, जिसने वडोदरा में किए थे, वो उसे बैकआउट नहीं कर सकते। उनका कहना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इतनी मेजर के 60 रुपए का किलो का उनका कहना कि मैंने पूछा बाकायदा लोगों से, सुबह आज ही पूछा, होते उनके, तो मैंने वो ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि उनके मशीर ऐसे होंगे जो 60 रुपए किलो आलू को 20 रुपए बताएंगे। अब इसकी लार्जर ये है कि वो कौन लोग हैं। अभी एक मैसेज आया है, एक बड़े टॉप के ब्यूरोक्रेट हैं, बड़ी आला पोजीशंस पे रहे हैं, वजीर आजम के इवन प्रेस सेक्रेटरी तक रहे हैं माजी में। उनका ये मुझे अभी मैसेज आया है कि आज से 30 साल पहले, अब वो एक्स ब्यूरोक्रेट है, रिटायर हो चुके, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, कहते हैं 30 साल पहले मुझे उस वक्त के वजीर आजम ने रेट पूछा था आलू का ही, मैंने उन्हें गैस बताया, कहते वजीर आजम ने मुझे करेक्ट किया था, आप गलत कह रहे हैं, कीमत ये नहीं ये है। अब क्या हो गया? प्रेस सेक्रेटरी के बता रहा हूं मैं। अब हम ये बता रहे हैं कि वजीर आजम साहब को कीमत का पता ही नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, कीमत का पता क्यों नहीं है हमें? कि वजीर आजम हाउस में जो किचन है वो नवाज शरीफ साहब या कोई भी वजीर आजम हो, हम सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहे, उसकी तनख्वाह से नहीं चलता। बहुत कम लोग पाकिस्तान के लोगों को पता होगा कि किचन का जितना खर्चा आता है वो टैक्स पेयर्स अदा करते हैं, बिजली के बिल भी वही देते हैं, गैस के बिल भी वही देते हैं, वहाँ खाने के बिल भी वही देते हैं, जितने टाइम खाना जाए, मेरे जैसे को मिलना पहुँच जाए, एंटरटेनमेंट सारा टैक्स पेयर से होता है। इवन मिनिस्टर्स बिजली के बिल नहीं देते, फ़ोन के नहीं देते। सो इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में मार्केट में रेट क्या है। दरमियान में शौकत अजीज साहब को शौक चढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब वो शाह साहब हमारे साथ ही हैं। शाह साहब से पूछें जरा से, मेरा ख्याल है शाह साहब से। शाह साहब, ये मैं पूछना चाह रहा था कि इस तरह के मशीरान जो 60 रुपए का आलू और 20 रुपए किलो बताएं, तो उसके साथ पार्टी का, और मैं तो उस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोच परेशान हो गया हूँ, क्या देखते हैं आप? बस इससे बड़ा जुल्म, और वो पंजाबी में कहते हैं थ्रो पब्लिक के साथ क्या हो सकता है कि एक तो अवाम जो है वो महंगाई में पिस रही है, और महंगाई का अगर उन्होंने पूछना है तो किसी बाजार में जाएं, किसी गरीब इलाके में जाएं, किसी मोहल्ले में जाएं, और किसी गरीब घर के पास चले जाएं तो उनको पता चले कि महंगाई की किस कदर बुलंदी पर है। आटे का रेट क्या, आटा किस तरह मन है और आलू किस तरह धड़ी है। या ये तो जो मशीरान तबला नवाज जिनको मैं कहता हूँ बैठे होते हैं, वो तो कहते हैं जी वाह भाई वाह क्या बात है जी, बिल्कुल अमन अमान है। तो यही लोग जो है गलत मशवरे देने वाले, जिस तरह अभी आजकल हमारे लीडर जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो बल्कि बहुत सारे वर्कर हमारे कहते हैं जी ये तो करबानी मुस्लिम लीग नून बन गई है, क्योंकि वो मियाँ साहब के एक पर्सनल तनख्वाहदार जो वो उनके थे पीए थे उनके, वो आजकल हमारे लीडर हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और वो मशवरे देते हैं। तो जब हालात ये हों, और जैसा पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के CWC का इजलास 4 साल के बाद हो, वो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहलाने की मुस्तहिक है, मैं तो ये कहता हूं इस हद तक। लेकिन वो तलख बातें हैं, हमारी अच्छी नहीं लगती उनको, लेकिन बहरहाल अब तो हमें एहसास हो गया है कि जब फर्क नहीं है जनरल मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ में और हमारी डेमोक्रेसी में, तो हम तो वही बात कहेंगे कि जो जनरल मुशर्रफ की महसूस करते थे वही आज महसूस कर रहे हैं। तो वो उस महसूस में जो हमारा ज़मीर और दिल और दिमाग कहेगा वो हम तो बात करेंगे। अच्छा शाह साहब, जब डेविड कैमरान जो थे अपोजिशन लीडर थे यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स में, मुझे याद है कि इन्होंने एक रात जाके एक मुस्लिम फैमिली के घर पे गुजारी थी एज एन अपोजिशन लीडर, कि एक फैमिली जो है, एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो कैसे रहती है, उसका खाना पीना क्या है, बच्चे क्या है, स्कूल्स क्या है। उन्होंने 24 घंटे उन डेविड कैमरान ने मुसलमान फैमिली के घर पे गुजारे थे। हमारे यहाँ इस तरह की कभी कोई ट्रेडिशन मिलती है कि कोई अपोजिशन लीडर, कोई जिसने फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो किसी गरीब के घर, जैसे आपने कहा 24 घंटे गुजार के तो दिखाया कि जिन लोगों को मैंने लीड करना है उन लोगों की ज़िंदगी कैसे है, वो रहते कैसे हैं, उनके खर्चे कैसे हैं, उनके कस्टम्स क्या हैं, उनके नाम्स क्या हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, उनके मसाइल क्या हैं। ये तो रॉयल फैमिलीज हैं सारी की सारी, जैसे आप अभी बता रहे थे। सर आप तो इंग्लैंड की और रॉयल फैमिली की बात करते हैं, सीधी जी शाह साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी?
जी जी जी, आवाज आ रही है। तो इसमें क्लस्टर साहब दूर जाने की या लंदन जाने की या इंग्लैंड जाने की क्या जरूरत है? तो क्यों ना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इनको मिसाल दी जाए, जिन्होंने रात को घूमकर पता किया था कि किसके घर क्या है और क्या नहीं है। तो ये तकलीफ नहीं करते, ना ये तकल्लुफ करते हैं, तो ना इनको ये जरूरत है। इनको पता है कि अगर पार्टी जो है उसका इजलास होगा तो मुकाबला हो जाएंगे और वाह वाह हो जाएगी और क्लैपिंग हो जाएगी और बाकी जो है रेट बता देंगे। अब रेट अफसोस है मुझे कि अगर मुलाकात हुई तो यकीनन वज़ीर आज़म साहब को बताऊंगा मैं कि ये रेट है। आपने जो गुफ्तगू की है शाह साहब, आपने जो हमारे साथ गुफ्तगू की है, आप अभी तवक्को रखते हैं कि बादशाह सलामत आपको बुला लेंगे, जी मुलाकात करते हैं, डिस्कशन करते हैं? और इस तरह का किसी की बात को बर्दाश्त करेंगे जब चारों तरफ जो है इस तरह के चमचे होंगे और दरबारी होंगे जो कि वो, तो उसमें एक सच बोलने वाला तो मारा जाएगा शाह साहब। तवक्को तो नहीं है अपना क्लासा साहब, लेकिन हक और सच की आवाज जो है वो उसमें इतनी ताकत होती है और इतनी गूंज होती है कि सोया हुआ भी हो इंसान तो उसको आ जाती है, आवाज उसकी आ जाती है और आवाज पहुंच जाएगी। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये क्या कल्चर है, ये क्या कल्चर है? जब मियां साहब जद्दा में थे, अटक जेल में थे, उनके दो बड़े फेवरेट थे, या जावेद हाशमी थे या आप थे। मियां साहब इख्तिदार में आगे बकौल आपके एक ब्यूरोक्रेट है, वो अब आपका पार्टी लीडर बन गया है। वो किरमानी साहब का शायद जिक्र कर, किरमानी साहब का कह रहे हैं, आसिफ किरमानी का। जब पावर में होते हैं तो किरमानी साहब जैसे फवाद उसका मुहिउद्दीन वानी जैसे लोग रूल करते हैं। जब आप लोग अपोजिशन में आते हैं, जेलें भुगतनी है, कोड़े खानी है, सजाएं खानी है, नैब भुगतना है, आप और जावेद हाशमी सामने आ जाते हैं। और मैं अभी भी कह सकता हूं, दोबारा खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल हुई, शाह साहब आप फिर सामने अपना इतना बड़ा सीना लेके आ जाएंगे कि जनाब ओवर में डेड बॉडी, पहले मेरे से गुजरे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब तक जाएंगे। आप तो ये काम करेंगे फिर भी? खिलासा साहब, हम अपने ज़मीर और अपने दिमाग के मुताबिक करते हैं। शाह साहब, खतरनाक बात यह है कि आज की स्पीच में आपने भी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर दाद मांग रहे थे कि बिजली के ऊपर, लोड शेडिंग के ऊपर जो मैंने कमाल कर दिया, मुझे दाद दें। और वो जो मुल्क अभी जो आज की खबर है कि ये अब पंजाब के अंदर पूरे के अंदर जो है 10 बजे और सुबह 5 बजे तक, रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस नहीं आएगी, गैस बंद होगी, गैस बंद होगी। और बिजली के और लोड शेडिंग लोग अभी भी कर रहे हैं और वो दाद मांग रहे थे। ये क्या है? बिल्कुल, मैं वतीर साहब अर्ज करूं कि क्लासा साहब अभी फरमा रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब जब जद्दा तशरीफ ले गए तो जी शाह साहब, जी जब मैं अर्ज करता हूं कि ये बिल्कुल हमने भी सुनी है, तकरीर में वहां पर मौजूद था। मियां नवाज शरीफ साहब जब जद्दा तशरीफ ले गए तो उन्होंने अपने कलम से सबसे पहले जनाब राजा जफर साहब को चेयरमैन नामजद किया, जनाब जावेद हाशमी साहब को उन्होंने प्रेसिडेंट किया और मुझे वाइस प्रेसिडेंट इनके अपने हाथों से लिखा हुआ था, आज तक भी मौजूद है। तो वो ऐसी कोई बात नहीं, हम अपना फर्ज अदा करते रहे और अपने जो मतलब है शाह साहब, आप ये कह रहे हैं कि चूरी खाने वाले मजनू और हैं, डंडे खाने वाले मजनू आप जैसे कोई और हैं। अपोजिशन में पार्टी और है, गवर्नमेंट में पार्टी और है। मैंने अर्ज की ना, मुझे उस बात का भी अफसोस नहीं है। अफसोस तो ये है कि अगर डेमोक्रेसी आने के बाद मियां नवाज साहब के जाती मुलाजम तनख्वाहदार अगर वो पार्टी के लीडर बन जाए और तो ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और कोई पॉलिटिकल वर्कर ये बर्दाश्त नहीं करता और ना ये बात पसंद करता है। हाँ, बाकी मियां नवाज शरीफ साहब की उनकी जो खिदमात हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, तो उसको हम सलूट करेंगे अगर वो होगी। लेकिन अगर उनका भी तरीकाकार वही होगा जो जनरल मुशर्रफ साहब का या ज़ियाउल हक साहब का या किसी और डिक्टेटर का था, तो वो हमारे लिए हमारा दिमाग जो है हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको रिएक्ट करती है। अच्छा शाह साहब, एक लास्ट कमेंट करते हैं। शाह साहब, ये बताइएगा कि ये इसको जो कुछ आज नवाज शरीफ साहब ने किया है कि वजीर आजम होते हुए सदर की सीट ले ली है, जमहूरियत कमजोर हुई है कि मजबूत हुई है? शाह साहब जी जी, मैंने कहा कि आज जो नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को इलेक्ट करवा लिया प्रेसिडेंट, तो ये जमहूरियत मजबूत हुई है कमजोर हुई है? जी, ये अपना क्लासा साहब बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये भी मियां नवाज शरीफ साहब का अपना एक तारीखी डिसीजन है हमारी जमात में कि मियां साहब ने खुद एक फैसला किया था कि जो पार्टी का ओहदेदार होगा वो हुकूमत का ओहदेदार नहीं होगा,
ये अपना फैसला है मियां नवाज शरीफ साहब का। और आज हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी बगैर मियां साहब के कि जो पार्टी का उहदेदार है वो हुकूमत का भी उहदेदार है। आप हमारे साथ रहे, मेरा ख्याल है ब्रेक लेनी है। बिल्कुल क्लासा साहब, हमारे बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे शाह साहब से, जिस तरह सुनने का कि आमलियत और जमहूरियत में 19-20 का फर्क है, एक बार फिर से सीना तान के वो सामने आएंगे तो पता करेंगे कि वो मियां साहब के लिए सामने आएंगे या फिर जमहूरियत के लिए, सो कॉल्ड जमहूरियत के लिए। एक ब्रेक लेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से बात हो रही थी कि आमली और जमहूरियत में 19-20 का फर्क रह गया है और जिस तरह से शाह साहब ने कहा कि खुद ही ये पॉलिसीज बनाई गई थी वज़ीर आज़म की जानिब से, खुद ही वो उनसे पीछे हट गए, उसके बाद किस चीज़ की तवक्को की जा सकती है? मैं शाह साहब आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा माइंड बॉगलिंग है जो आपने निशानदेही की है। मैं भूल गया था कि अपोजिशन में जब होते हैं तो वो उस वक्त जो है राजा ज़फ़रुल्लाह, जावेद हाशमी और आप जैसे वर्करों को वो पार्टी के अहदेदार बनाते हैं। तो गवर्नमेंट में जब आप आते हैं तो आपकी मुझे ये इनसिक्योरिटी नहीं समझ आ रही, फिर ये पॉलिसी क्यों बदल जाती है? हालांकि अभी तो ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए और दूसरा आप मसरूफ़ हैं गवर्नमेंट के अंदर भी और आप सिक्योर भी हैं, तो फिर ये इनसिक्योरिटी की मुझे वजूहात ज़रा समझाएं क्यों? शाह साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी। हम समझना चाह रहे हैं आपसे कि ये क्यों मुतज़ाद चीज़ें हैं। बस ये अनफॉर्चुनेटली जनाब, ये हमारे पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इसी तरह है कि जब आप अपोजिशन में होंगे और अपोजिशन में पॉलिटिकल वर्कर को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और जब वो इक़्तिदार में होंगे तो वो फिर भी उसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वो समझते हैं कि ये पॉलिटिकल वर्कर वाली नस्ल शायद बनी इसी काम के लिए है। तो बहरहाल ये एक बहुत बदकिस्मती है और ये चूंकि ये रवैया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप, उसका जितनी लीडरशिप है, तो इसी वजह से आज पाकिस्तान में जो मेरे अकल के मुताबिक पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है जंग आलूद हो चुका है, उसको जंग लग चुका है, वो बिल्कुल नकारा हो चुका है और मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन पर इस पर एक कब्जा ग्रुप और माफिया ग्रुप जो है वो आ चुके हैं। वो उन्होंने आपस में आकर वो लफ्ज वही इस्तेमाल करना पड़ेगा मुकबका का, तो उन्होंने मुकबका किया हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी है उन्होंने, और जिसके असरात पाकिस्तान की सलामती पर, पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान की कौम पर और पाकिस्तान के गुरबा लोगों पर जो है पड़ रहा है। अभी ये भाव की बात हो रही थी, किसान जो है वो चीख रहा है कि किसान तक उसे क्या मिल रहा है और गन्ने वाले जो हैं, शुगर वाले, वो अलग चीख रहे हैं, उन्हें पैसे नहीं मिलते, लेकिन फैक्ट्रियां चल रही हैं इसकी शुगर की। तो जनाब मतीन साहब, ये तो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इसके लिए इसके लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की जरूरत है और मैं समझता हूं कि वक्त आ रहा है कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल वर्कर, कता नजर इसके कि वो किस किस जमात में है, वो जमात इस्लामी में है, मुस्लिम लीग नून में है, पीपल पार्टी में है, उनको एक दफा एक जगह पर इकट्ठा होना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो कितना अरसा इन बड़ी जमातों का ईंधन बन सकते हैं, उनके इक़्तिदार का कितना अरसा उनकी सीढ़ियां बन सकते हैं उनके इक़्तिदार के लिए, ये सोचना पड़ेगा। शाह साहब, आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है आप एक तमाम आप जैसे सीनियर, ऑनेस्ट और हार्डकोर वर्कर्स की नई पॉलिटिकल जमात बनाने का इनकलाब की बात है ये तो, कि तमाम पार्टीज में से अच्छे लोग हैं वो सामने हैं, एक नई पार्टी बनाए। ये जो माफियाज हैं या करप्ट एलीट जिसने कब्जा कर लिया है, गैंग अप हो गए, अनहोली अलायंस बना लिया है, तो आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ में से हूँ, पीपल्स पार्टी में से हूँ, नवाज लीग हो, जमात इस्लामी में से, आप जैसे वर्कर वो अपने आप को अलहदा करके कोई नया ग्रुप बनाए, नई पार्टी बनाए? सर मैं जी शाह साहब। क्लासा साहब, ये क्लासा साहब, मैं ये फूड फॉर थॉट दे रहा हूं पाकिस्तान के उन पॉलिटिकल वर्कर को जो कि इस्तेसाल का शिकार हैं। सारी सियासी जमातें आकर अपने मंशूर में सबसे पहले लिखती हैं कि हम अगर इक़्तिदार में आ गए तो हम इस्तेसाल का खात्मा कर देंगे।
और सबसे ज्यादा इस्तेसाल जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी करती हैं। मैं तो ये फूट फाट दे रहा हूं पॉलिटिकल वर्कर को। मैं ये कोई इस किस्म की बात मैं कहूं या ना कहूं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये एक दफा रियलाइज करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर कि ये जो सियासी आड़ती है, सियासी आड़ती आकर इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नई टर्म आपने इस्तेमाल की है शाहजी, नई टर्म है सियासी आड़ती। जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सियासी आड़ती से क्या मुराद है आपका? जो इजलास का आड़ती होता है उसके बारे में आपको पता है, ये सही वही फलसफा जो है इधर करते हैं। यानी आजकल जी मैं साहब यही याद कर रहा हूं कि आड़त और आड़ती एक मखसूस लफ्ज है, कोई बुरा लफ्ज नहीं है, मिडलमैन। चलो, लेकिन उनके कुछ असूल हैं, वही असूल वो असूल सियासत में नहीं चलते। लेकिन बाद सियासी लोगों ने और सियासी पंडितों ने उन्होंने अपने सियासी जमातों के अंदर ये असूल वाला किया हुआ है। शाह साहब मैं आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ, ये तो रिग हो गए, सियासी वर्कर कैसे करेंगे? ये तो इतना जकड़ लिया है। अदालतों की और इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी है? इनको नजर आ रहा है कि ये एक ढकोसला बन गया है ये इलेक्शन, ना खर्चे पे वो कंट्रोल करते इलेक्शन के, ना इस तरह के इलेक्शन करवाने पे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहता हूँ हालांकि पॉलिटिकल पार्टी जी शाह साहब जी ये पॉलिटिकल पार्टी आर्डर है, हालांकि उसमें लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी, जिसके हवाले से उन्होंने ये बात की है कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं तब हम आपको सिंबल देंगे। लेकिन मतीन साहब क्या करें, जो इलेक्शन कमीशन खुद कराता है इलेक्शन, जो कि लोकल बॉडी से लेकर सूबाई असेंबली, सेनेट, नेशनल असेंबली, जो उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, वहां पर लोग एतबार नहीं करते। तो ये जो दूसरे इलेक्शन है जो पाकड़ से निकाल कर बाहर अनाउंस कर देते हैं, इन इलेक्शन की सैंक्टिटी क्या होगी? तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये मिथ जो है, मिथ ये तभी टूटेगा जब पाकिस्तान के जेन्युइन ऑनेस्ट पॉलिटिकल वर्कर जो है वो मिल बैठकर इस बीमारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। शाह साहब आपने कहा जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर, आपकी पूरी पार्टी में से आज हमने कोई 20 लोगों से रब्ता किया, उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर साहब वो नहीं है हमारे शो में, हमने तलाल चौधरी साहब किसी से संभाले नहीं जाते टीवी शोज में, उनसे रब्ता किया, उन्होंने मदद कर ली। पूरी पार्टी में से नवाज लीग में से जिसने बकौल उनके 1.5 करोड़ वोट लिए, आप अकेले निकले हैं जिन्होंने आके बात की है और खुल के बात की है। तो आप कहां से पॉलिटिकल वर्कर लाएंगे जो डिफाई कर? पॉलिटिकल वर्कर आप समझते नहीं है कि वो भी पॉलिटिशियंस को देख के करप्ट हो चुका है? वो क्लासा साहब मैंने भी तब बात की है जब आपने बात सवाल किया, तो मेरी आदत नहीं है कि कोई सवाल मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे, मैंने रिक्वेस्ट की थी शो में आने के लिए। जी नहीं, आपने सवाल किया है और जो आपकी ड्यूटी है और आपका फर्ज बनता है और मेरा अपना फर्ज बनता है कि मैं उसका सही जवाब दूं। लेकिन आपने दुरुस्त कहा, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसका मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जंग आलूद हो चुका है, जंग लग चुका है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल वर्कर बोल नहीं सकते, अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेचारे बोल नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनेस्ट पॉलिटिकल वर्कर की कमी है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पर 90% ऑनेस्ट और अच्छे पॉलिटिकल वर्कर है। अच्छा शाह जी, हमारा प्रोग्राम का वक्त आपको मिलेंगे ऐसे शाह जी, हमारे अपने मफादात का शिकार हुए हैं। शाह जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं सिंपली ये पूछना चाहता हूँ, तो आज के इलेक्शन से जो नवाज शरीफ साहब ने करवाया है, अपने आप को बिला मुकाबला करवाया, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली साहब का जो कमेंट था कि यहाँ बादशाहत है, जमहूरियत नहीं है, वो साबित हो गया है कि बाकी इस मुल्क में वाकई बादशाह रहते हैं, जमहूरियत पसंद नहीं रहते। अब रहते तो हैं, जमहूरियत पसंद रहते भी हैं। जी शाह साहब जी, इसमें सर जमहूरियत पसंद रहते भी हैं। जमहूरियत के लिए अगर जमहूरियत को मानने वाले, जमहूरियत को पूजने वाले क्लस्टर साहब ना होते तो आज ये मुल्क चल ना रहा होता। ये उन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। ये आमर बड़े बड़े आमर आए, कोई सफेद कपड़ों में आए, कोई खाकी कपड़ों में आए, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से फिर भी मुल्क में जमहूरियत का नारा लगता रहा। ऐसे कलंदर लोग हैं जो कि जमहूरियत को पसंद करते हैं और जमहूरियत के लिए वो जाने भी देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई मायूसी वाली बात नहीं। आपको पाकिस्तान के सियासी वर्कर
मायूस नहीं करेंगे कलसर साहब इंशाल्लाह ताला। लेकिन वो आपके बात सही है जफर अली शाह साहब, जिस तरह से आपने ये बात की है कि जमहूरियत से मायूसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा हो गया है कि पॉलिटिकल वर्कर को सामने रखते हैं तो जमातें सिर्फ उसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।